नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ ISO 9001 और ये कब बना, कैसे बना, इसकी कब शुरुआत हुई, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसे पारित किया गया और कब से जो है ये सभी कंपनीज़ इसका लाभ उठा रही हैं और अपने सेक्टर्स में आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ISO 9001 के बारे में। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है लंदन, और हम बता दें कि वहाँ पर एक बैठक हुई। उस बैठक में 25 देशों के एलिगेट्स मिलकर के शामिल होते हैं। वहाँ पे बैठक में ये निश्चित करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में वो लोग सोचते हैं कि इसको कैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटीज़ को, सर्विस को जो है एक क्वालिटी दी जाए, उसके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को, जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सर्विसेज हैं, उनके सर्विसेज को कैसे जो है स्टैंडर्डाइज किया जाए और फिर जो है वहाँ पे इस डिस्कशन को फिनिश्ड करने के बाद जो है आगे ये पारित किया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, राइट। जहाँ पर ये सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के बाद इस चीज़ों के बारे में सोच विचार करने के बाद जो है डिस्कस निकल कर आने के बाद जो है इस सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड को आगे कैसे बढ़ाया जाए, राइट। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ISO 9001 बेसिकली होता क्या है, ये हम आगे आपको इस चैप्टर में डिस्कशन के बाद सारा कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम इस मैटर पे अभी हम पहुँचे हैं कि जो स्टैंडर्ड है इसका कोऑर्डिनेशन के साथ साथ यूनिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोडिफिकेशन के साथ साथ यूनिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये तीन चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं होती है, हमारा इस जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता है, राइट। तो इसकी शुरुआत जो है हम एक बेसिकली मान के चलते हैं 1947 में ये पारित हुआ और सारी बैठकों के बाद जब ये डिस्कशन निकला तब जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्टैंडर्ड एक तरीके से फिक्स्ड हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं ISO के फुल फॉर्म की। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं ISO 9001 क्या है बेसिकली। पहले तो हम इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। ISO का मतलब हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब इंटरनेशनली वर्क करने वाली सभी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट, सर्विसेज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो, चाहे वो एक ट्रेडर सेक्टर से हो, तो उनकी क्वालिटी किस बेस पे आधारित है, कैसे वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने जान ही लिया होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें ISO के स्टैंडर्ड की, तो लगभग 22,000 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पारित की जा चुकी है। और ओवर इंडिया में ये स्टैंडर्ड सभी कंपनियों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये निश्चित रूप से अपना काम कर रही है। और इसमें तीन चीज़ों को जोड़ करके बनाया गया है। सबसे पहला आपका आता है जिसमें टेक्नोलॉजी आपकी होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इसमें सब एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। उसी तीनों स्टैंडर्ड को फॉलो कर करके आज पूरी दुनिया इसे फॉलो करती है, ISO 9001 को अवेल करती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दी जाती है। चलिए दोस्तों और थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड 165 कंट्रीज आज फॉलो कर रही है। दोस्तों आपने एक चीज़ देखा होगा कि ISO जब 1947 में पारित हुआ, पारित होने के बाद में हुआ क्या कि वर्ल्ड में 165 कंट्रीज आज सर्टिफिकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि सर्टिफिकेशन जो है एक वो लेवल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक हमारा मंच है जो हमें, हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकती है। इसमें अगर हम बात करें लगभग 3,368 आपके टेक्निकल बॉडीज़ हैं।
इस टेक्निकल बॉडीज़ में अब आप इतना ही मान के चल सकते हैं, आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे इंडिया और वर्ल्ड की, जिसमें 150 परमानेंट वर्कर डेली बेसिस पे काम करते हैं दोस्तों इसके अंदर। क्योंकि ये अलग अलग स्टैंडर्ड में बना हुआ है और अलग अलग स्टैंडर्ड में बनने के बावजूद किस तरीके से हर एक मैनेजमेंट को अपने सिस्टम प्रोसेस की तरफ प्रोसेस किया जाए, कैसे उसको वेल मेंटेन किया जाए ताकि सर्विस क्वालिटी बेस्ट होकर के कस्टमर तक पहुँचे और तब जाके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है और तब जाके हमारी बिजनेस जो है आगे रन कर पाती है। दोस्तों एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहूँगा। उदाहरण देने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपको कहा था कि इसकी बैठक जो है 1947 में लंदन में हुई। उसके बाद जो है ये पारित कर दिया गया ISO के नाम से, और ISO के बाद जब ये पारित हुआ तो उसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली चलने लगा। दोस्तों ये जो हमारा ISO है ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड ऑफिस है और वहीं से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो है एक तरीके से सिस्टमैटिकली वर्क कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, इतना आप समझ चुके होंगे कि ISO क्या है। अब हम बात करते हैं ISO 9001 क्या है और इसकी स्थापना जब हुई और उसके बाद जो इसकी शुरुआत हुई तो किन किन चीज़ों को मिला करके इसको आगे बढ़ाया गया और कैसे इसके स्टैंडर्ड को जो है स्टैंडर्डाइज किया गया। दोस्तों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं QMS 9001 QMS, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है? QMS है जिसमें आपकी कुछ पॉलिसीज़ आती हैं, उस पॉलिसीज़ में आपके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं पॉलिसीज़ के अंदर आपके, आप जो इनपुट देते हो कस्टमर को, कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बॉडीज़ को या जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं, आप जो उसका इनपुट देते हो, उसका प्रोसेस करते हो, तो पहले उसको प्रोसेस करने से पहले आप सोच विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं। मान लेते हैं आपने एक IT सेक्टर की कंपनी खोल ली और IT सेक्टर की कंपनी आपने खोल ली और आपको पता है कि मेरी इस कंपनी में क्या क्या काम होने वाला है। मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है या सॉफ्टवेयर जो है आउटसोर्स करना है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मेरा एक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से हो कि मेरी सर्विस को वेल क्वालिफाई कर दिया जाए और आई विल गेट द सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ही सारे प्रोसेस को होकर के गुजरता है, एक एक स्टेप ये आगे चलता चला जाता है और धीरे धीरे जो है आगे ये प्रोसेस में चला जाता है और प्रोसेस में जाने के बाद हम फाइनली आगे चल करके सर्टिफिकेशन को अवेल कर लेते हैं। तो मैंने आपको वही बताया दोस्तों कि ये जो हम इसका इनपुट देते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो पहले हम उसमें सोच विचार करते हैं, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम उसको प्रोसेस में लाते हैं और प्रोसेस में जब हम लाते हैं तो किस तरीके से मेंटेन करना है, इसकी क्वालिटी को लेकर के, इसके सर्विसेज को लेकर के, ये सारा कुछ हमें खुद करना होता है या कंपनी का जो ऑनर है वो इस चीज़ को सारा कुछ फाइनली अपने CEO के साथ, अपनी CE के साथ जो है बैठ करके उसकी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर में जा करके वो अपने मैनेजमेंट के साथ उस सिस्टम पे पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। फिर उसका आउटपुट हम बाद में निकालते हैं दोस्तों। उसका आउटपुट जब हम रेडी कर लेते हैं अपने पास, फिर हम अपने आउटपुट को अपने कस्टमर तक अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, राइट। जब कस्टमर तक हमारी सर्विस जाती है और कस्टमर को हमारी हर सर्विसेज जो है वेल क्वालिफाइड लगती हैं, सेटिस्फैक्शन के साथ जब वो कहते हैं कि हाँ दम है इस क्वालिटी में, इस सर्विस में, इस कंपनीज में, तो हम मानते हैं कि हमारी सर्विस द बेस्ट है, राइट। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके अलग अलग स्टैंडर्ड के बारे में, चूँकि ये मेरा एक वीडियो ओनली फॉर 9001 के ऊपर बनाया हुआ है। बहुत सारे इसमें स्टैंडर्ड हैं। अभी आपको मैंने बताया 22,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड है। मैं एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब
करके बेल बटन को आप क्लिक कर लेंगे तो होगा क्या कि मैं नेक्स्ट इस लेवल की जितने भी स्टैंडर्ड के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचेगी और आप मेरे उस वीडियोस को देख करके ये नॉलेज गेन कर सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेस क्वालिटी मैनेजमेंट की, जो ऑल ओवर इंडिया इसको फॉलो कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्रीज जो है एक बेस सर्टिफिकेशन को अवेल करना चाहती है जिसका नाम है ISO 9001:2015। अब 9001:2015 के दो कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरीज आपका आता है 9001:2008। अभी जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है वो 9001:2015 चल रहा है दोस्तों। अब देखिए दोनों में अंतर है। ये जो 9001-2008 है, ये स्टैंडर्ड 2008 में पारित हुआ था और उस वक्त कंपनीज की कुछ कॉसेस थी, कुछ कॉसेस इसमें भी ऐड की गई हैं। अब ये दोनों में अंतर है दोस्तों, इसके बारे में भी हम सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मली मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मान लेते हैं कि एक जगह पे, एक स्टेट के एक जगह पे 2 मिठाई की शॉप है। अब उस 2 मिठाई की शॉप पे एक शॉप 1947 से चल रही है और दूसरी वाली जो शॉप है वो 2015 में बनी थी, तो 2015 से वो चल रही है। अब एक के पास ISO 9001:2008 है और अभी लेटेस्ट जो 2015 में जिसने मिठाई की शॉप खोली थी उसके पास 9001:2015 है, अभी लेटेस्ट वर्जन है उसके पास। अब अंतर क्या है, ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो 9001:2008 जो एक मिठाई वाले के पास में है, जो बहुत ही पुराना है मिठाई वाले की दुकान, उसकी कुछ पॉलिसीज थी। उस ISO के अंतर्गत कुछ टर्म एंड कंडीशंस, कुछ पॉलिसीज थे। उसमें ये था कि भाई आपकी ये मिठाई है, आप एक दिन से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते, सब कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करा सकते, मिठाइयों को आपको ढक कर रखना पड़ेगा, आपके मिठाई में फंगस लग रहा है इसलिए आपको कूलर लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया 9001-2008। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 2015 का, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। आज ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, 9001-2015 को हम। उसमें क्या है, उसमें कंडीशंस ये हैं, उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि आपकी मिठाइयों में फंगस लग रहा है, आप कूलर नहीं रख सकते, आपको AC लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं सभी कैप लगाएंगे अपने बालों में ताकि बाल का कोई टुकड़ा ना जाए आपकी मिठाई में, ठीक है। और एक दिन से ज़्यादा आप उसमें एक दिन के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये सारे टर्म कंडीशन को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको 9001:2015 प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों था 2015 और 2008 का अंतर, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये सर्टिफिकेशन सर 3 साल का होता है दोस्तों, ये 3 साल का सर्टिफिकेट होता है। 3 साल के बाद इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज से आपने अपने सर्टिफिकेट को अवेल कर रखा है, उस बॉडीज़ के माध्यम से आप जो है अपने सर्टिफिकेट को एवरी 3rd ईयर आप उसको रिन्यूअल प्रोसेस में ले सकते हैं। लेकिन एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये जो 3 साल के दरमियान जो 2 साल का गैपिंग पीरियड आपका बनता है, इस गैपिंग पीरियड में आपको सर्विलांस ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये सर्विलांस ऑडिट अगर हम नहीं कराते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट डिफेक्टिव हो जाता है और जब वो हमारा किसी कंपनीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है और जब वहाँ पे वो लाइव चेक किया जाता है तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। इसलिए सर्टिफिकेट का सर्विलांस ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सभी कंपनीज का एनुअल ऑडिट कंपलसरी है, उसी तरीके से ISO में आप अगर आ चुके हैं तो आपका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही चाहिए और इंटरनल और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ISO का एनुअल सर्विलांस ऑडिट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका सर्टिफिकेट एक्टिव रहता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है। समय समय पे ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी चल रही है, आपने उसमें अगर ISO करा रखा है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का समय समय पे ऑडिट ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों ये सारे कंडीशंस को फॉलो करने के बाद जो है हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं।
अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट। देखिए, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट ये उस पर्पज़ में किया जाता है जब कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने बड़े सेक्टर पे एक बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, और उस लेवल पे काम करने के साथ साथ जब वो अपने इंडस्ट्रीज़ में अपने बड़ी बड़ी कंपनीज को एसोसिएट करती है, तो उस एसोसिएशन के माध्यम से क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट होता है, वो भी कराना चाहिए, जो कि ऐसी कंपनी ही कराती है जिस कंपनी का सारा काम ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो। तो उसमें क्या होता है कि ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। ऑडिटर आपके अपॉइंटमेंट में आपके कंपनीज में आते हैं और आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आप किस तरीके से अब तक अपने बिजनेस को रन कर रहे थे, किस सिस्टम में आप अपने बिजनेस को प्रोसेस कर रहे थे, और कैसे आपका मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को संभाल रहा है, इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ों की निगरानी करता है, उसका जो है एक तरीके से रियलाइजेशन करता है, और उसके बाद जो है सर्वेलेंस होता है। उसके बाद आपके कंपनीज़ का इंटरनल ऑडिट होता है, और इंटरनल ऑडिट होने के बाद फाइनली एक रिपोर्ट जनरेट होती है। फिर आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में वर्किंग हैं, सभी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तब जो है आपकी कंपनी पूरी तरीके से ISO 9001 से सर्टिफाइड हो जाती है, और आप अपने बिजनेस को आगे रन कर पाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि अगर आपने ISO ले रखा है तो आप अपने ISO के तहत अपनी क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। ये क्वालिटी मेंटेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कस्टमर को कैसे उनकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश करनी होगी कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन्हें क्या चाहिए, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के आपको उसके बेस पे उनको वो सर्विस प्रोवाइड करानी है, ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये मस्ट है। और ये अगर आपके पास में है तो आपका बिजनेस आपके सर्टिफिकेट के दम पे बहुत आगे ले जा सकता है आपको। चलिए दोस्तों, इतना आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा आज की ISO 9001 क्या है, कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में आपने आज बहुत कुछ जाना। और अब हम बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट, किन किन डॉक्यूमेंट्स को होकर के गुजरना पड़ता है, और कब जाके तब जाकर के जो है हमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको जो है आपके पास परिपक्व होना चाहिए। ये कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड आपके पास बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट, जितने भी आपके पास में होंगे वो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, व्हाटएवर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फॉलो करते रहना चाहिए समय समय पे, कि कस्टमर की कब रिक्वायरमेंट्स आ रही है, कब उसको क्या नीड है, कब उसे किस टाइप के सर्टिफिकेशन की नीड है, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स आपको रखनी होगी। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आपको तुरंत लेने चाहिए। इसमें इंटरनल ऑडिट आपका अगर ISO आपने ले रखा है तो समय समय पे होते रहना चाहिए। तो ये कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रख करके चलना है, और इसको लेकर के हम चलेंगे तब जाके हम आगे इसमें बढ़ पाते हैं। इसको हमें फोकस रखना है हर चीज़ पे, वेल मेंटेन रखना है अपने आप को, और तब जाके हम सर्टिफिकेशन को जो है अवेल कर पाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं जो भी नेक्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर जितने भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, वो मैं समय समय पे आपको जो भी वीडियोस मैं यहाँ से सेंड करूँगा, अपलोड करूँगा, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा। और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल के डेट में किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अगर खड़ी होती है तो उसमें कौन सा ISO लेना चाहिए, और उस ISO का पर्टिकुलर वर्क क्या रहेगा, वो सारा कुछ आपको एक जानकारी मिलेगी। और इस जानकारी के माध्यम से लोगों को जो है मेरी बात पहुंचेगी, जान पाएंगे इसके बारे में। दोस्तों, ये सिर्फ हमारा एक टॉपिक था 9001 का, जो थोड़ा सा लॉन्ग बनाना पड़ा, क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उसमें ही मैंने अच्छा समझाया हुआ है लोगों को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक या दो और वीडियोस इस पे बननी चाहिए, क्योंकि ये जब आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिलेगी तभी आप जान पाएंगे। और जिस कंपनी का आज की डेट में ISO नहीं है, वो लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने सर्टिफिकेट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़रूर बनवाएं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।